आपका पैरामेडिक वेबिनार इंश्योरिंग इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड सेफ मदरहुड प्रैक्टिसेस में ये 12 वेबिनार्स की श्रृंखला जो चल रही है पिछले 1 महीने से, उसमें आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्री टर्म लेबर के बारे में और प्री टर्म बर्थ के बारे में। आप लोग इतनी ज्यादा मात्रा में जुड़ते हैं कि उसके लिए हमें बहुत खुशी है। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर अल्पेश गांधी जी को और फेडरेशन ऑफ ऑप्स एंड गाइनी सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो हम लोग को ये एक सौभाग्य दे रही है कि ये प्रोग्राम हम आपके लिए कर पाए। मैं डॉक्टर प्रीति कुमार, जो चेयरपर्सन हूँ सेफ मदरहुड कमेटी की। मेरा एक एम है, विजन है कि सारे पैरामेडिक्स को ट्रेन करना, और इसी को देखते हुए ये प्रोग्राम हमने शुरू किया है। और हमने अभी इस श्रृंखला में बहुत सारी चीजों के बारे में बात करी है, और हम हर बार ये आपको बार बार बताते हैं कि जो लोग पूरे वेबिनार्स हमारे 12 जुड़ेंगे और सीखेंगे, देखेंगे, उनको हम लोग सर्टिफिकेट देंगे फ्रॉम फॉक्सी एंड सेफ मदरहुड कमेटी। और जिस सेंटर से सबसे ज्यादा लोग कनेक्ट होते हैं उनको भी एक अवार्ड दिया जाएगा। अब ज्यादा समय में न लेते हुए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों के बारे में, न्यूबॉर्न। हेलो, हाँ, मैं डॉक्टर अर्चना द्विवेदी आप सब लोग का स्वागत करती हूँ। पिछली बार जैसे मैडम ने बताया, हमारा एम जो है इस पूरे प्रोग्राम का है एंश्योरिंग इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड सेफ मदरहुड प्रैक्टिसेस, जिसके तहत आज की जो 10वीं श्रृंखला है उसमें हमारा फोकस है आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रीटर्म लेबर एंड केयर ऑफ अ प्रीटर्म। हमारे साथ आज देश के बहुत सीनियर और एक्सपीरियंस, बहुत ही फ्रेंडली गायनेकोलॉजिस्ट साथ में है जो आपको गाइड करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा मैडम, जो हमारी एक्स फॉक्सी प्रेसिडेंट हैं, बहुत ही फ्रेंडली, मोस्ट डायनेमिक एंड एंथुजियास्टिक लेडी, जिनके बारे में हम सबके लिए बहुत इंस्पिरेशन है। दूसरे प्रोफेसर शीला माने मैडम हैं, जो हमारी पास्ट वाइस प्रेसिडेंट फॉक्सी हैं, जिन्होंने ये जो हमारा कमिटी है उसके चेयरपर्सन रह चुकी हैं। उन्होंने इतना काम किया है पूरे देश भर की लेडीज के लिए, मैं खुद उसकी एविडेंस हूँ। और अभी डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा मैडम, जिनका एक मोटिव ही रहा है सेफ मदरहुड ऑलवेज, उन प्रेसिडेंट थे या नहीं, हमेशा एक मोटिवेटेड रहा है। मैं चाहूंगी मैडम 2 शब्दों से हमारा प्रोत्साहन करें और हमें बढ़ावा दे, जो हम ये श्रृंखलाएं कर रहे हैं उसमें आपका इतना सहयोग भी रहा है। ओवर टू जयदीप मैडम। Hello everyone, Namaskar to all the lovely nightingales and the brothers who are dedicated toward looking after all our patients, our paramedics. मैं सबको पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, और मैं बधाई देना चाहूंगी अपने प्रेसिडेंट, करंट प्रेसिडेंट डॉक्टर अल्पेश गांधी को, और डॉक्टर प्रीति कुमार जो सेफ मदरहुड कमेटी की चेयर हैं, और बाकी सबको जो इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं। ये प्रोग्राम बहुत ही मेरे दिल के करीब है, क्योंकि मैं हमेशा ये समझती हूँ कि हम डॉक्टर्स जो हैं वो कभी भी उतना काम नहीं कर सकते अगर हमारे नर्सेज और हमारा जो स्टाफ है वो हमारे साथ मिलकर काम नहीं करेगा। आप हमारी ब्रिज है, आप हमारी सपोर्ट है, और आपको सब किस्म की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जो पेशेंट जो है वो 5 मिनट अगर डॉक्टर के साथ बिताता है तो वो बहुत सारा समय आपके साथ बिताता है। तो इसलिए आपकी जो जानकारी है और आपका जो स्वभाव है और आपकी जो उसकी देखरेख है, उसके बिना हम अपनी मदरहुड या जो गर्भावस्था और डिलीवरी है उसको सेफ बना ही नहीं सकते। तो बहुत बहुत बधाई आप सबको कि आप जुड़े हैं इस प्रोग्राम के साथ। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आज हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो प्री टर्म बर्थ पे है, कि समय से पहले जो डिलीवरी हो जाती है। तो मुझे पता नहीं है कि कितने लोगों को ये मालूम है कि हमारे देश के अंदर तकरीबन 2.5 से 3 करोड़, लाइक 29 मिलियन, मतलब 2.9 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं 1 साल के अंदर, और उसमें से 3.5 करोड़ प्री टर्म होते हैं, जो समय से पहले हो जाते हैं। और ये जो 3.5 करोड़ प्री टर्म होते हैं, उनमें से 3 लाख बच्चे जो है वो बिल्कुल पैदा होते ही या कुछ ही समय के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये दुनिया भर में
सबसे ज्यादा नंबर है जो हमारे देश के अंदर है प्री टर्म में। मतलब हमारा देश हिंदुस्तान जो है वो 25% प्री टर्म बर्थ के लिए जाना जाता है, और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अब प्री टर्म बर्थ होता क्या है? नॉर्मली होता है कि अगर एक प्रसव जो गर्भावस्था का समय है वो 40 से 42 हफ्ते का होता है, तो अगर 37 हफ्ते से पहले पूरा करे बिना कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कि वो समय से पहले हो गया। और ऐसे बच्चों के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने का डर होता है। मुझे मालूम है कि डॉक्टर शीला माने आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से बताएंगी, लेकिन मैं सिर्फ एक एम्फेसाइज करना चाहती हूँ कि हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बच्चे जो समय से पहले हो जाते हैं, कई बार नर्सेज भी कहती हैं जल्दी से सिजेरियन करवा लो, 15 दिन पहले करा लो या 2 हफ्ते पहले करा लो, या पिछला बच्चा आपका कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो वो सब चीजें समझ के कहना जरूरी है, बिकॉज अगर बच्चा थोड़े दिन भी पहले पैदा होगा तो उससे कुछ ना कुछ आगे चल के प्रॉब्लम्स हो सकती है, जिसमें स्पेशली जो माँ को स्ट्रेस है, माँ की बीमारियां, डायबिटीज वगैरह, वो सब चीजें तो कंट्रीब्यूट करती हैं। तो पैरामेडिक्स का या नर्सिस का क्या काम है? वो उनको बहुत अच्छे से उनका भरोसा बनाए रखें और उनको एक पॉजिटिव अप्रोच दे प्रेगनेंसी की, क्योंकि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। प्रेगनेंसी को हम जितना शांति से, अच्छे मन से लेंगे। हमारा एक कार्यक्रम भी चल रहा है अद्भुत मातृत्व, जो मैंने अपने प्रेसिडेंटशिप में शुरू किया था, जो सिर्फ होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स प्रेगनेंसी, उसका एक ऐप भी है आई मम्स करके, जो ये प्रेग्नेंट लेडीज जो है वो उससे लॉग इन करके म्यूजिक सुन सकती हैं, खाना पीना और एक्सरसाइज, बहुत सारी चीजें कर सकती हैं। और ये सब चीजें जो है उनके मन को शांत रखता है, उनको ऑक्यूपाइड रखता है, और आगे चल के ये स्ट्रेसेस की वजह से जो प्रीटर्म बर्थ होते हैं उनको कम करता है। और बच्चों के अंदर सेरेब्रल पैल्सी है, दिमागी न्यूरो डेवलपमेंट है, ये बहुत सारे इश्यूज आते हैं। विजुअल इम्पेयरमेंट, मतलब आंखों से दिखना कम हो सकता है, पर्दा जो आंखों का है वो झिल्ली कमजोर हो सकती है प्रीटर्म बच्चों में। तो इसलिए हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर एक भी बच्चा समय से पहले हो, बट उसको हम प्रिवेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन कम जरूर कर सकते हैं अगर हम उसकी जानकारी सही तरीके से ले लेते हैं। तो आज मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही एक अच्छा लेक्चर शीला जी आपको सबको देने वाली है, और प्रीति और अर्चना, कंग्रेचुलेशन फॉर अ वंडरफुल प्रोग्राम एंड फॉर हैविंग मी हियर। ऑल द बेस्ट फॉर अ गुड डेलिब्रेशन। थैंक यू सो मच जयदीप जी। मैं एक बार फिर बता दूं, इंटरनेट कनेक्शन की वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा जी प्रेसिडेंट रही हमारे फेडरेशन ऑफ ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी ऑफ इंडिया की, और इनका काम बहुत ज्यादा रहा है पैरामेडिक ट्रेनिंग के लिए। इन्होंने अपने कार्यकाल के समय पैरामेडिक्स ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम बहुत अच्छा शुरू किया था, और वो काफी हद तक सफल हुआ था, जिसमें पैरामेडिक्स की ट्रेनिंग करी गई थी, आप लोगों को सिखाया गया था, आपको बताया गया था। और आज भी डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा जी हमारे पैरामेडिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो हमारा मान्यता का प्रोग्राम है, उसके साथ जुड़ी हुई हैं, और वो बहुत निरंतर ही ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करती रहती हैं। और थैंक यू सो मच जयदीप जी, आज आप आई और आपने अपने सजेशंस और इनपुट्स दिए हैं, थैंक यू सो मच। और मैं बता दूं जयदीप जी कि हम लोग के साथ हर बार करीब 2000 से ऊपर पैरामेडिक्स जुड़ते हैं, और बहुत जगह से जुड़ते हैं, छोटी जगह से भी जुड़ते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी जुड़ते हैं, पीजीआई से भी जुड़ते हैं। एक ये छोटा मुहिम है जो फॉक्सी ने शुरू किया है, और इसमें हम लोग जितनी भी इन लोगों की ट्रेनिंग कर बना सकें, एम्पावर कर सकें, वो हम। तो थैंक यू, कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और अब मैं एक बार बता दूं कि पिछली बार जो 2 सवाल पूछे गए थे आप, और दूसरा सवाल था व्हाट इज ENBC, एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, और इसके 3 जवाब जो हम लोग को सबसे पहले मिले हैं वो है मिस रोशनी, अष्टविनायक हॉस्पिटल बांद्रा मुंबई से, जिनका फोन नंबर है 8459630174। आपको बहुत बहुत बधाई, आपका जवाब सबसे पहले आया और बिल्कुल सही आया। दूसरा जो जवाब दिया है वो रूबी वर्मा जी ने दिया है, जो फतेहपुर से हैं और उत्तर प्रदेश में आता है। इनका नंबर है 6392389428। बहुत बहुत बधाई, आपने ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से सुना न्यूबॉर्न का केयर के बारे में, और आपने सही जवाब दिया, आपको बहुत बहुत बधाई। आज भी आप इस प्रोग्राम को सुनिए, और डॉक्टर शीला माने जी आपको बताएंगी प्रीटर्म लेबर और प्रीटर्म बर्थ के बारे में,
और एक बार इसको भी आप फिर से जवाब दीजिए। तीसरे जो हमारे विनर्स हैं वो सजुद्दीन अंसारी हैं पार्क क्लिनिक धनबाद से। तो आप इन जवाबों से पता लगा सकते हैं कि इंडिया के हर कॉर्नर से हमारे साथ पैरामेडिक्स जुड़ रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि ये सीखें। तो मैं एक बार और इंट्रोड्यूस कराऊंगी डॉक्टर शीला माने जी को। डॉक्टर शीला माने जी बहुत वरिष्ठ, बहुत सीनियर हमारी ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट हैं। हम लोग भी उनसे बहुत सीखते हैं और हमारा सौभाग्य है कि आज वो है यहाँ पर। और ये सबसे ज्यादा मेरे लिए सौभाग्य की बात है, जो कमिटी मैं चेयर कर रही हूँ, सेफ मदरहुड कमिटी, उसकी ये पहले अध्यक्षा रही हैं और इन्होंने बहुत सारा काम किया है पोस्टमार्टम हेमरेज के लिए, जिसके बारे में आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, और हमारी फॉक्सी की वाइस प्रेसिडेंट भी रही हैं। तो आज शीला जी आपको बताएंगी प्री टर्म बर्थ के बाद, और इसके बाद आपके साथ जुड़ेंगी डॉक्टर अर्चना, जिन्होंने अभी थोड़ा सा आपके साथ रूबरू भी हुई हैं। डॉक्टर अर्चना जी हमारी सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं बड़ौदा से और वाइस प्रेसिडेंट हैं वहाँ की ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी की। तो अर्चना जी आपसे क्वेश्चंस लेंगी और वो पूछेंगी डॉक्टर शीला जी से। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं हैंड ओवर करूंगी आज का सेशन डॉक्टर शीला जी को, और वो अपने बारे में बताएं और थोड़ा सा प्री टर्म लेबर के बारे में इन बच्चों को जानकारी दें, जो इनके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है जानना। थैंक यू सो मच। Thank you, Dr. Preeti, Dr. Archana, and Dr. Jaideep. And I think it is excellent work which the Safe Motherhood Committee is doing, and I think that is the way forward to achieve the SDG goal. क्योंकि हमारे देश में अगर हम सब लोग साथ में मिलकर काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। और जैसे कि आपको पता है कि डॉक्टर जयदीप ने भी इसको पहले ही शुरू कर दिया था और ये कंटिन्यू हो रहा है, और आप लोगों का हमारे साथ जुड़ना हमारे देश के लिए और हमारी देश की माताओं और उनके बच्चे के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो आपका जो भी कार्य रहेगा उससे हमारे देश का बहुत भला होने वाला है। जैसे कि बताया कि आज का जो टॉपिक है वो है प्री टर्म लेबर के बारे में। तो चलो देखते हैं कि हम आज आप लोगों से बातचीत करेंगे इसके बारे में कि प्री टर्म लेबर के लिए हम आपको थोड़ी जानकारी देंगे। तो इनका जो अभी जो मेन मिशन है वो है एंश्योरिंग इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड सेफ मदरहुड प्रैक्टिसेस। सो जब हम सेफ मदरहुड बोलते हैं उसमें माँ भी आती है और बच्चा भी आता है, और ये हमारी फॉक्सी की कमिटी है और ये एडवाइजरी कमिटी है, और जपाइको जो कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है, उनके साथ डॉक्टर प्रीति जी ने ये मिशन शुरू किया है। नाउ ये जो नंबर्स है ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी में से कोई एक व्हाट्सएप नंबर पे आपको अपना जवाब भेजना है। आपने अभी डॉक्टर प्रीति जी से सीख लिया या सुन लिया कि जो भी पहले करेगा उसको इनाम मिलेगा। तो चलिए अभी देखते हैं कि आप में से कौन आज इनाम पा लेता है। तो ये नंबर्स जो आपके सामने अभी प्रोजेक्ट किए गए हैं उसको आप फटाफट नोट कर लीजिए और अपने पास रखिए। जैसे ही मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होगा डॉक्टर अर्चना जी आपको 2 क्वेश्चंस देगी और उसका नंबर, इसी में से कोई नंबर पर आपको व्हाट्सएप पे उसका रिप्लाई भेजना पड़ेगा। सो गियर अप गर्ल्स एंड बॉयज। नाउ अभी हम अगर सोचते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं तो उसके बारे में भी आपको बताया गया है, तो डिटेल्स तो सबको मिल ही जाएगी। तो ये जो मॉड्यूल है आज का वो है आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्री टर्म लेबर एंड केयर ऑफ प्री टर्म बेबी। क्योंकि अगर हमने डिलीवरी की है और बच्चा प्री टर्म है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि डिलीवरी के बाद में हम लोग उसकी केयर कैसे लेते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो बहुत बच्चे नाजुक होते हैं, उनका वजन कम होता है, तो उनको बहुत अच्छे से हमको उनकी देखभाल करना पड़ता है। तो ये सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं, हमको ये सीखना है ये सेशन में कि हर पार्टिसिपेंट को ये पता चलेगा कि हम जो थ्रेटन प्री टर्म है कि किसी को अभी होने वाली है डिलीवरी, उसको सिम्टम शुरू हो गए, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद में उसको कैसे मैनेज करेंगे। और यहाँ पे एक स्पेशल फोकस दिया है कि हमको एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इन मदर्स को देना पड़ता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। और कांगारू मदर केयर, आप लोगों ने सुना ही होगा कांगारू मदर केयर के बारे में और उसके बेनिफिट्स क्या है। एंड फीडिंग टेक्निक, क्योंकि बच्चा छोटा होता है, बच्चा दूध नहीं ले पाता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वेट लॉस होता है, टेम्परेचर कम हो सकता है,
हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोग्लाइसेमिया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो फीडिंग जो है, तो पैरामेडिक्स यानी आप लोगों का रोल वहां पे बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो है ये दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ये सेशन के। नाउ प्रीटर्म बर्थ जो है वो हमारे यहाँ पे लीडिंग कॉज है नियोनेटल डेथ का। तो अगर आप इस सर्कल में देखेंगे कि नियोनेटल डेथ के कारण क्या क्या है, इन्फेक्शन है 34%, बर्थ एस्फिक्सिया जहां कि बच्चा रोता नहीं है डिलीवरी के बाद में, और अगर कोई बच्चे को पैदाशी कोई प्रॉब्लम है तो 8% है। लेकिन प्री टर्म लेबर कितना कंट्रीब्यूट करता है देखिए आप, इक्वल टू इन्फेक्शन 34%। अभी डॉक्टर जयदीप ने भी वही बताया। सो 34% अगर हम इमेजिन करते हैं तो वो बहुत बड़ा नंबर है, और अगर हमने इनकी केयर की तो डेफिनेटली जो नियोनेटल डेथ्स है वो अवॉइड हो जाएगी, और हमारे देश के जो बच्चे हैं वो तंदुरुस्त रहेंगे और कल जाकर वो एक तंदुरुस्त एडल्ट भी बन जाएंगे। तो क्या कौन सी कंडीशन ऐसी प्रेगनेंसी में होती है कि जहां पर प्रीटर्म लेबर हो सकता है? एंटीपार्टम हेमरेज, जहां पर मदर को डिलीवरी के पहले ही लेकिन 7 महीना कंप्लीट होने के बाद में, जैसे 28 वीक्स के बाद में ब्लीडिंग होती है, या तो वो एक्सीडेंटल हेमरेज भी हो सकता है या तो प्लासेंटा प्रीविया। आपको पता ही होगा प्लासेंटा प्रीविया यानी कि जब प्लासेंटा लोअर सेगमेंट पे रहता है, और जब प्री टर्म प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता है, जब पेशेंट पहले ही लीकिंग कर कर आपके पास आ जाती है। प्री टर्म यानी कि 37 वीक्स के पहले ही उसको लीकिंग होना शुरू हो जाता है। और बहुत सारी कॉमन कंडीशंस है प्रेगनेंसी में, जैसे प्री इक्लैम्शिया है, इक्लैम्शिया है। डॉक्टर प्रीति जी ने उस दिन आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में समझाया था। वहां पर तो बहुत सारे एक तो पेशेंट को भी जल्दी लेबर पेन आता है, और बहुत से टाइम हमको उनकी डिलीवरी भी करानी पड़ती है। इन्फेक्शंस ऑफ द जेनिटल ट्रैक्ट, अगर कोई ऑलरेडी वहां पे इन्फेक्शंस है तो उसके कारण भी डिलीवरी जल्दी हो सकती है। और जिस कंडीशन में यूट्रस ज्यादा ओवर डिस्टेंट होता है, जैसे कि पॉलीहाइड्रेमनियाज है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, सो इन सब चीजों में प्री टर्म बर्थ हो सकता है। अगर प्रेगनेंसी, इफ द प्रेगनेंसी इज लेस देन 37 वीक्स एंड बर्थ इज एक्सपेक्टेड इन नेक्स्ट 7 days, वी हैव टू प्लान फॉर प्री टर्म बर्थ केयर। यानी अगर हमको मालूम है, हमने डायग्नोस किया है कि इस माता को ये हो सकता है, तो और नेक्स्ट 7 days में हो सकता है, प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है वो 37 वीक्स से कम है, तो हमको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए ना। अभी हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हाउ टू असेस? पहले तो ये देखना है कि हमको जेस्टेशनल एज बराबर मालूम होना चाहिए। कॉमन तो मेथड सबको मालूम है कि हम LMP या मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के हिसाब से उसको कैलकुलेट करते हैं। अब टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी है 40 वीक्स। मेजरिंग फंडल हाइट, अभी एब्डोमिनल पैल्पेशन जब हम हाइट ऑफ द यूट्रस देखते हैं, आप सब लोगों ने सीखा ही है, उसके हिसाब से भी हमको मालूम पड़ता है। दूसरा है मेजरिंग टेप यानी सिम्फाइसिस प्यूबिस से जहां तक हाइट ऑफ यूट्रस हमने मार्क करके रखी है वहां तक अगर हम मेजर करेंगे तो वो जितना सेंटीमीटर होगा उतना पीरियड ऑफ जेस्टेशन या वीक्स की प्रेगनेंसी होगी। और अल्ट्रासाउंड, अभी अल्ट्रासाउंड तो बहुत कॉमन इन्वेस्टिगेशन है। बहुत सारी माताएं, मोस्ट ऑफ द मदर्स दे विल कम, उनके हाथ में अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट रहता ही है, तो वो भी हमको जानकारी दे सकता है। क्योंकि अगर अल्ट्रासाउंड उन्होंने फर्स्ट 3 months में किया है तो वो जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी दी जाती है वो एकदम करेक्ट रहती है, तो वो एक्सीलेंट डेट रहती है। तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आज इनका प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन कितना है। अब ये चार्ट तो आप सब लोगों को पता ही है कि हाइट ऑफ यूट्रस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब यूट्रस 12 वीक्स होता है तो जस्ट सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर आता है तो हम बोलते हैं जस्ट पैल्पेबल। फिर और 4 फिंगर्स ऊपर रखेंगे तो 16 वीक्स, और 4 फिंगर्स रखेंगे तो 20, और एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस रहता है 24 वीक्स। फिर से अम्बिलिकस और जेफिस्टर्नम के बीच में हम उसको डिवाइड करेंगे 3 भागों में, तो होता है 24, फिर होता है 22, फिर होता है उसके ऊपर 32 और 36। सो 36 वीक्स लेवल रहती है जेफिस्टर्नम के पास। और जब 40 वीक्स होता है, जैसे कि टर्म होता है, वो फिर से नीचे आ जाता है। हम लोग उसको फॉलिंग फॉरवर्ड बोलते हैं, शेल्विंग साइन बोलते हैं। उस जमाने में तो सबको माधुरी दीक्षित बहुत याद आती थी शेल्विंग साइन दिखाने के लिए, जो भी आप लोगों तो ये सब जो है, ये सिंपीजियो फंडल हाइट कैसे मेजर की सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमको ये पता चले कि पीरियड ऑफ जेस्टेशन कितना है।
अभी ये ट्रू लेबर भी हो सकता है, फॉल्स लेबर भी हो सकता है। अब ट्रू लेबर पेन्स यानी क्या कि रेगुलर है और पहले तो लोअर बैक में शुरू होता है, देन इट कम्स टू लोअर एब्डोमेन, और ये कहीं रेस्ट लेने के बाद में कभी नहीं होता, क्योंकि ट्रू लेबर पेन शुरू हो गया है, वो बढ़ता जाएगा और ड्यूरेशन भी उसका ज्यादा है। पहले 15 सेकंड्स आता था, तो फिर वो 30 सेकंड्स रहेगा, फिर वो 45 सेकंड्स रहेगा, और जोर से भी आएगा। माँ को पहले दर्द नहीं होता था, अब ज्यादा होगा। पहले 10 मिनट में 2 बार आता था, तो फिर उसके बाद में ट्रू लेबर तो 10 मिनट में 5 मिनट में भी आ सकता है, 2-3 बार, और वो कितनी देर तक रहता है वो भी बढ़ता है। और शो यानी जो है कि जो सर्विक्स के अंदर एक म्यूकस प्लग रहता है वो बाहर आ जाता है और वो ब्लड स्टेन रहता है, क्योंकि लेबर शुरू होने के बाद में सर्विक्स ओपन हो जाने के कारण ये जो म्यूकस प्लग है वो बाहर आने लगता है, और उसके साथ में सर्वाइकल चेंजेस भी रहते हैं। अगर आप पीवी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे इफेसमेंट है, प्राइमी है तो पहले इफेसमेंट होती है या डायलेटेशन है। लेकिन अगर फॉल्स लेबर रहता है तो वो इरेगुलर रहता है, अभी आएगा फिर रुकेगा फिर आएगा, और वो सिर्फ लोअर एब्डोमेन में रहता है। ऐसे नहीं नेसेसरी कि वो बैक से शुरू हो, रेस्ट करने से कम हो जाता है, और वो ज्यादा बढ़ता भी नहीं है आगे, कभी कभी वैसे ही रहेगा, और वहां पे शो नहीं रहेगा। और पीवी अगर करेंगे तो वहां पे आपको कोई भी चेंजेस दिखाई नहीं देंगे। अगर हमको पता है कि इस मदर को अभी प्रीटर्म लेबर हो रहा है या बर्थ होने वाला है, तो हम लोगों को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे? हम उसकी पहले जनरल कंडीशन देखेंगे, और पेशेंट को हमको काउंसिल करना पड़ेगा कि आपकी डिलीवरी जल्दी होने वाली है। तो अभी अगर हम पीरियड ऑफ जेस्टेशन देखा जाए तो 24 वीक से 37 वीक्स तक ये ड्यूरेशन जो है, ये अगर अलग अलग 3 भागों में हमने डिवाइड किया तो मैनेजमेंट भी वैसे ही उसकी डिफर होती है। जैसे कि 24 वीक्स लेकिन लेस देन 32 वीक्स है, और अभी आपको मालूम है कि डिलीवरी 24 घंटे में होने वाली है, लेकिन प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन 32 वीक से कम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस माँ को हम मैग्नीशियम सल्फेट का इंजेक्शन दें। लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट का इंजेक्शन इसलिए दिया जाएगा, उसको इक्लैम्शिया है इसलिए नहीं दिया, ये बात आप ध्यान में रखिए। इससे जो बच्चा छोटा है, उसका ब्रेन अभी बराबर डेवलप नहीं हुआ है, उसको न्यूरो प्रोटेक्शन मिलता है, ये बात समझ लीजिए। लेकिन ये सिर्फ लेस देन 32 वीक्स को देंगे। अगर लेस देन 34 वीक्स है और 24 आवर्स में अगर फिर से डिलीवरी अगर होने के चांसेस है, तो हमको उनको स्टीरॉइड्स देना ही पड़ेगा, जैसे कि डेक्सामेथासोन। ओके, और अगर लेबर पेन शुरू हो गया है तो उनको कुछ तो ट्रीटमेंट देना पड़ेगा लेबर पेन स्टॉप करने के लिए, ताकि हम लोग उनको डेक्सामेथासोन दे पाए, जो कि हमने पहले ही देखा था कि हमारा लर्निंग मिशन क्या है। क्योंकि अगर हम स्टीरॉइड्स देंगे, बच्चा जो है 34 वीक्स से छोटा है, उसके लंग्स डेवलप नहीं हुए हैं, अगर हम उसको माँ को अगर हम डेक्सामेथासोन देंगे और अगर डिलीवरी जल्दी हो जाएगी तो उसका फायदा बच्चे को मिलेगा नहीं। इसलिए हम मदर को नेफिडेपिन टैबलेट देंगे, क्योंकि अगर हम मदर को टैबलेट्स देंगे तो लेबर पेन थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा और डेक्सामेथासोन का इफेक्ट बच्चे को मिलेगा, और एक बच्चा कि जिसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने के चांसेस कम हो गए, ये हमको फायदा होगा। अगर मां को प्रीटर्म लेबर भी है और उसके साथ में लीकिंग भी हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं प्रीटर्म प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, तो हमको उसको एंटीबायोटिक भी देना पड़ेगा, जैसे कि इरिथ्रोमाइसिन। अगर उनके साथ उनको इक्लैम्शिया प्री इक्लैम्शिया है तो मैग्नीशियम सल्फेट देना है, वो तो देना ही है। और अगर वहां पे उनको एंटीनेटली कुछ ब्लीडिंग हो रही है तो वो हमको देखना है कि ये एब्रप्शियो प्लासेंटा है या प्लासेंटा प्रीविया, उसको तो जल्दी अटेंड करना पड़ेगा। और अगर ये प्रेगनेंसी 37 से कम है, पहले हमने बात की 32 से कम, फिर 34 से कम और 37 से कम है और पीपीआरओम है, तो वहां पर भी हमको इस माँ को एंटीबायोटिक्स देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर डेक्सामेथासोन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये 37 वीक से कम है, यानी 34 वीक से ज्यादा है, तो यहाँ पर लंग्स मैच्योर हो गए हैं। और दूसरे और कौन से मेडिकेशंस है कि जो हम प्रीटर्म बर्थ को कंट्रोल करने के लिए दे सकते हैं? मैंने बताया जैसे कि नेफिडेपिन टैबलेट है टू स्लो और स्टॉप। अभी कंप्लीटली हम स्टॉप कर सकेंगे इसकी तो गारंटी नहीं है, लेकिन हम उसको स्लो कर सकते हैं ताकि प्रीटर्म बर्थ जो है उसका वो डिले हो सकता है 24 to 48 आवर्स के लिए। हाई कॉन्फिडेंस जेस्टेशनल अगर लेस देन 34 वीक्स है इन प्रीटर्म लेबर और उसको डेक्सामेथासोन दिया है, is not been given magnesium sulfate, and if there are no known cardiac problems and if she is not in active labor,
तो उस मदर को हम नेफिडेपिड दे सकते हैं, यानी उसको प्रीटर्म लेबर है, डेक्सामेथासोन दिया है, मैग्नीशियम सल्फेट अगर 34 वीक्स है लेस है तो वहां पे नहीं देंगे, उसको मदर को कोई कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है और वो एक्टिव लेबर में नहीं है, यानी अगर वो ऑलरेडी एक्टिव लेबर में है तो उसको देके भी कुछ फायदा नहीं होने वाला। अच्छा, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके साइड इफेक्ट्स भी है और रिस्क भी है। यस, वो इट मे डिले बर्थ बाय 24 to 48 आवर्स and to get the benefit of dexamethasone or to transfer the patient. अगर आपके पास NICU केयर नहीं है और बच्चा बहुत छोटा है तो आपको बच्चा ट्रांसफर भी करना पड़ेगा, उस टाइम भी हम उस माँ को नेफेडेपिन दे सकते हैं और डेक्सामेथासोन दे सकते हैं और फिर उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट्स जो है, नॉशिया है, हेडेक है, फ्लशिंग है, हार्ट रेट बढ़ता है इसलिए हार्ट पैल्पिटेशन है, डिजीनेस है। रिस्क क्या है, सिवियर हाइपोटेंशन, सडनली मदर का ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, उसके कारण उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकता है। अच्छा, रेजिमेन कितना हम देंगे अभी उसको, लोडिंग डोज जो है वो है 20 मिलीग्राम ओरली, वो स्टैंडर्ड डोज है, ओके। और ये स्टैंडर्ड रिलीज टैबलेट दिया जाएगा और उसके बाद में उसका मेंटेनेंस, अभी एक तो 20 mg की टैबलेट दे दी, उसके बाद में 10 to 20 mg एवरी 4 to 8 आवर्स 48 आवर्स, यानी 10 से 20 मिलीग्राम की टैबलेट हर 4 या 8 घंटे में उसके कंट्रैक्शंस देखकर आगे के 48 घंटे तक आपको देना है, ओके। 10 to 20 मिलीग्राम every 4 to 8 hours for up to 48 hours. Total dose not to exceed beyond 180 मिलीग्राम in 24 hours. यानी 24 hours में जब आप ये देंगे तो वो डोज जो है वो 180 मिलीग्राम के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और कौन से मेडिसिन है, इरिथ्रोमाइसिन, अगर लीकिंग है, पीपीआरओ है, इन्फेक्शन प्रिवेंट करना है, बर्थ को भी डिले करना है तो इरिथ्रोमाइसिन देना है। जेस्टेशनल एज जो है वो लेस देन 37 वीक्स है, वहां पे मेम्ब्रेन रप्चर हो गया है, पेशेंट को एलर्जी नहीं है, हमने हिस्ट्री ली है, लेकिन हम लोगों को बहुत मॉनिटर करना पड़ेगा, क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा एंड वी may have to change the treatment protocol if signs of infection appear. पहले तो हमने एरिथ्रोमाइसिन दिया है प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन अगर इन्फेक्शन आ जाता है तो फिर प्रोटोकॉल अलग रहेगा। फिर इसके बेनिफिट्स क्या है, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन विच ऑल्सो रिड्यूसेस प्रीमैच्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स फॉर द बेबी, क्योंकि बेबी में भी इन्फेक्शन आ सकता है अगर पीपीआरओ में है, तो मदर को देने से बेबी को भी बेनिफिट होगा और डिलीवरी भी डिले हो जाएगी। साइड इफेक्ट्स जो है डायरिया, नॉशिया, वॉमिटिंग एंड रिस्क ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस। अभी डोज क्या है, 250 मिलीग्राम ओरली, ओके, that is almost 4 times in a day for 10 days and stop the antibiotics after vaginal birth. अगर आपने दे दिया और 3-4 दिन में डिलीवरी हो जाती है तो आप उसको और 1-2 दिन देकर उसको बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर इरिथ्रोमाइसिन नहीं है then we can use penicillin but not to use amoxiclav and augmentin due to increased rates of necrotizing enterocolitis. Necrotizing enterocolitis जो है वो इन छोटे बच्चों में जो है उनका जो इंटेस्टाइन रहता है, गट रहता है, उसमें ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं अगर हम उनको एमॉक्सिक्लेव और ऑगमेंटिन जो है वो एंटीबायोटिक्स दे। तो ये हमको किसी भी पेशेंट को जब डिलीवरी के लिए आती है तो नहीं देना है। अभी हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में बात करेंगे। वहां पे हमको जो है एस्टिमेशन ऑफ करेक्ट जेस्टेशनल एज इज अ क्रिटिकल फंक्शन बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग एएनसीज, एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। यानी कि अगर मदर 36-37 वीक्स है तो हमको देने की जरूरत नहीं, इसलिए हमको बराबर मालूम करना है कि उसका पीरियड ऑफ जेस्टेशन कितना है। सो if preterm labor between 24 to 34 weeks of gestation, we have to give antenatal steroids to mother for baby's lung maturity. क्योंकि लंग मैच्योर न होने के कारण अगर स्टीरॉइड्स नहीं दिया तो जब बच्चा पैदा होगा तो उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। तो ये जो एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी है इसका मैक्सिमम इफेक्ट इज डिलीवर्ड 24 आवर्स आफ्टर द लास्ट स्टेज, यानी कि अभी हमने उसको आज और कल उसको हमने स्टीरॉइड दिया, उसके बाद में 24 आवर्स के बाद में उस बच्चे को उसका फायदा होगा। और वो कितने दिन उसका फायदा रहता है, सिर्फ 7 डेज के लिए, उसके बाद में नहीं होगा। तो डोज खत्म होने के बाद में 24 आवर्स के बाद में उसकी एक्शन होगी और अप टू 7 डेज रहेगी। पार्शियल इफेक्ट इज एविडेंट विद इन अ फ्यू आवर्स बिफोर बर्थ। पार्शियल इफेक्ट जो है वो रहेगा बिफोर
बर्थ, यानी जब हमने उनको दिया है। तो इसका कारण क्या होता है कि जो इंजेक्शन हम लोग देंगे इनको डेक्सामेथासोन, वो इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है 6 मिलीग्राम। अगर आप में से यहाँ पर कोई तालुका या डिस्ट्रिक्ट लेवल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से है, तो आप लोगों को लक्षा इनिशिएटिव सबको बहुत अच्छे से मालूम है कि अभी डेक्सामेथासोन ही दिया जाता है लक्षा इनिशिएटिव्स में। और डोज क्या है इसका? 6 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलरली 12 आवर्ली, यानी अगर आज सुबह 8 बजे दिया तो फिर कल रात को 8 बजे देंगे और कल भी वही डोज देंगे। तो 4 डोसेजेस मदर को देना पड़ेगा। उसके बाद में 24 घंटे के बाद में अगर उसकी डिलीवरी होती है तो उसको बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। अगर डेक्सामेथासोन नहीं है तो बेटामेथासोन दे सकते हैं। अगेन 12 उसका डोज है 12 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलरली 24 आवर्स। अगर आज दिया है सपोज सुबह 8 बजे, तो कल सुबह 8 बजे देंगे, सिर्फ 2 ही डोज देंगे और 12 मिलीग्राम का देंगे। लेकिन कब नहीं देना है? कैसी भी कंडीशन हो रह सकती है कि जहां पर फ्रैंक कोरियो एमनियोनाइटिस है। अब कोरियो एमनियोनाइटिस ये ऐसी कंडीशन है कि जहां पर पीपीआरएम होने के कारण या मैटरनल इन्फेक्शन के कारण या वजाइनल इन्फेक्शन के कारण जो मेम्ब्रेन रहता है उसका इन्फेक्शन हो जाता है, तो तब हमको डेक्सामेथासोन या बेटामेथासोन नहीं देना है। तो उसके सिम्टम्स क्या रहते हैं? पेशेंट कैन गिव हिस्ट्री ऑफ फीवर एंड लोअर एब्डोमिनल पेन, फाउल स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज, क्योंकि अगर बहुत दिन से मेम्ब्रेन रप्चर है और वो हॉस्पिटल नहीं गई है, कभी कभी ना माताओं को पता ही नहीं चलता है, वो सोचती है कि उनका बार बार उनको यूरिनेशन ही हो रहा है और वो वैसे आके हिस्ट्री भी देती है। तो जब भी कोई पेशेंट आपको ऐसी हिस्ट्री दे तो बहुत केयरफुली उसको एग्जामिन करना है कि उसको लीकिंग हो सकती है। और जब भी आप यूट्रस को टच करेंगे तो वो टेंडर रहेगा, तो पेशेंट थोड़ी सी स्क्रीम करेगी, नहीं दर्द हो रहा है। और मदर एंड फीटल टैकिकार्डिया, यानी माँ का भी पल्स रेट ज्यादा रह सकता है और बच्चे का भी हार्ट बीट ज्यादा रह सकता है, क्योंकि वहां पर इन्फेक्शन है। तो ये सब चीजें आपको हेल्प करेंगे। 4 चीजें: फीवर, लोअर एब्डोमिनल पेन, फाउल स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज, टेंडर यूट्रस एंड मैटरनल एंड फीटल टैकिकार्डिया से आप लोग कोरियो एमनियोनाइटिस डायग्नोस कर सकते हैं। अभी नियोनेटल इंटरवेंशंस टू प्रिवेंट डेथ्स ड्यू टू प्रीमैच्योरिटी। अब जब बच्चा हो जाता है तो उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस होती है, तो हमको क्या क्या करना चाहिए? प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया इन न्यूबॉर्न। ये जब बच्चे रहते हैं ना, छोटे रहते हैं, इनमें फैट भी कम रहता है, तो उसके कारण क्या होता है ना कि अगर इनको हमने अच्छे से वार्म नहीं रखा या प्रोटेक्ट नहीं किया तो इनका टेम्परेचर जल्दी लो होकर हाइपोथर्मिया हो जाता है। सो इसलिए पोस्टपोन द बाथिंग बेदिंग एटलीस्ट फॉर 7 डेज। तो इन बच्चों को जैसे ही पैदा होते हैं उनको नहलाने की कोई जरूरत नहीं, कोई अर्जेंट नहीं, क्योंकि उनके ऊपर जो वर्मिक्स लगा हुआ रहता है ना, ऐसे व्हाइट थोड़ा ऑयली वगैरह, आप लोगों ने तो बहुत बार देख चुके हैं क्योंकि आप लोग ही डिलीवरीज कंडक्ट करते हो, तो उसको निकालना नहीं है, क्योंकि उससे क्या होता है ना, बच्चे को प्रोटेक्शन मिलता है और उस प्रोटेक्शन से बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। और कांगारू मदर केयर को प्रैक्टिस करना है। अभी आगे जाके मैं स्लाइड्स में आपको बताऊंगी कि कांगारू मदर केयर क्या है। और ये भी देखना है कि इज देयर इज अ नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड मेंटेन द वार्मथ। अगर हम बच्चे को ट्रांसफर भी कर रहे हैं तो ये देखना बहुत जरूरी है कि बच्चे को अच्छे से व्रैप किया है, कि कॉटन में व्रैप किया है और अच्छे से एक क्लॉथ है उनके पास में, ताकि बच्चे को हाइपोथर्मिया ना हो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कांगारू मदर केयर क्या है? ये बहुत ही सिंपल एंड एक्सट्रीमली वैल्यूएबल मेथड फॉर स्टेबल लो बर्थ वेट। स्टेबल, रिमेंबर द वर्ड स्टेबल। नेचुरली अगर बच्चा स्टेबल नहीं है तो हम माँ के पास नहीं देंगे, उसको निको में रखा जाएगा। तो कांगारू मदर केयर इंक्लूड्स, ध्यान से सुनिए, अर्ली एंड प्रोलॉन्ग्ड स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विद द मदर और अ सब्स्टिट्यूट केयर गिवर। अगर मदर नहीं कर सकती है तो मदर के साथ जो भी है, फादर है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट करने से बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, हाइपोथर्मिया नहीं होगा, बेबी फील्स वेरी कंफर्टेबल। Different from routine skin to skin care that is recommended by WHO for all newborn. Okay, so this is different from routine skin to skin care. What is routine skin to skin care? जैसे ही बच्चा डिलीवरी होता है हम बोलते हैं कि माँ के पेट के ऊपर डाला जाता है। इससे फायदा क्या होता है? इट रिड्यूसेस मॉर्टेलिटी, यानी कि जो डेथ का जो प्रमाण है वो कम हो जाएगा। इट रिड्यूसेस रेट्स ऑफ इन्फेक्शन भी कम हो जाएगा और रिड्यूसेस द रेट्स ऑफ हाइपोथर्मिया।
सो नेचुरली इतने सब जब उसके फायदे होते हैं तो इससे क्या होगा कि बेबी विल इंप्रूव वेट, लेंथ, यानी कि बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी, वेट, लेंथ और हेड सर्कमफेरेंस इंप्रूव होगा, इंक्रीज ब्रेस्ट फीडिंग रेट्स, क्योंकि बच्चे को इन्फेक्शन नहीं है तो बच्चा बराबर फीड्स लेगा, और डेफिनेटली बेटर मदर एंड इन्फेंट बॉन्डिंग. एवरी मदर वुड लाइक टू होल्ड हर बेबी नियर टू हर एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस बॉन्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बहुत पहले भी हमारे यहाँ पे ये इनिशिएटिव शुरू किया है ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन के लिए, जैसे कि बेबी फ्रेंडली. तब से तो क्रेडल्स तो चले ही गए हॉस्पिटल से, और भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ये देखने के लिए कि अगर बच्चा छोटा है तो उसको हम कंगारू मदर केयर दे सकते हैं. नाउ अभी ब्रेस्ट फीडिंग कब इनिशिएट करना है? पहले तो अभी तो हमको ये सिखाया गया कि एज सुन एज द बेबी इज बॉर्न यू हैव टू स्टार्ट. सून आफ्टर डिलीवरी विद इन 1 hour. अभी कितने जल्दी देना है, हाउ ऑफन एंड हाउ मच टू फीड, कितना देना है? एवरी 2 hours एटलीस्ट 8 to 10 times a day. बहुत मुश्किल बात लगती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बच्चे का फीडिंग बराबर नहीं हुआ तो बच्चे का हाइड्रेशन नहीं होगा, हाइड्रेशन नहीं होगा तो बच्चा डिहाइड्रेट हो जाएगा. अगर बच्चा डिहाइड्रेट है तो बच्चे को इन्फेक्शन भी हो सकता है, बच्चे को हाइपोथर्मिया होगा, बच्चे को हाइपोग्लाइसेमिया होगा, हाइपोकैल्सेमिया होगा, बच्चे को कन्वल्शंस यानी कि जो फिट्स होती है वो भी आ सकती है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरी 2 hours जो केयर गिवर रहता है उसको देखना ही है कि हर 2 घंटे में बच्चे को दूध पिलाया जा रहा है. अभी कंगारू मदर केयर क्या है? इट इज सिंपल एंड एक्सट्रीमली वैल्यूएबल मेथड ऑफ केयर फॉर स्टेबल एंड लो बर्थ वेट इन्फेंट. व्हाट डज इट इंक्लूड्स? अर्ली एंड प्रोलॉन्ग्ड स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विद द मदर और ए सब्स्टिट्यूट केयर गिवर, मैंने बताया. एक्सक्लूसिव एंड फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव, दूसरा कुछ देने की जरूरत नहीं है कंगारू मदर केयर में, माँ का दूध देना है. डिफरेंट फ्रॉम रूटीन स्किन टू स्किन केयर दैट इज रिकमेंडेड बाय WHO फॉर ऑल न्यूबॉर्न्स. अभी पोजिशनिंग, कैसे बच्चे को कैसे पकड़ना है इसमें? द इन्फेंट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन द मदर्स ब्रेस्ट इन एन अपराइट पोजिशन. देखिए पिक्चर में दिखाया गया है कि बच्चे को बिल्कुल बीच में पकड़ा गया है और हेड जो है उसको एक साइड पे टर्न करना है और थोड़ा ऐसे एक्सटेंड करना है. सो इसके कारण क्या होगा कि बच्चे का एयरवे ओपन रहेगा और आई टू आई कांटेक्ट भी बच्चे के साथ रह सकता है. ओके, और जो हिप्स रहता है उसको थोड़ा ऐसे फ्लेक्स करके एब्डक्ट करना है, जैसे कि फ्रॉक का पोजीशन है. आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि फ्रॉक का पोजीशन है और आर्म जो है तो बोलने की जरूरत नहीं, बच्चा इतना एक्टिव रहता है वो खुद ही बच्चा ऐसे माँ को पकड़ लेगा तो वो फ्लेक्स्ड हो जाएंगे. So baby between mother's breast, okay, support the baby's bottom, head turned to one side, slight extension and a frog leg position. So this is how the mother should hold the baby. Now assisted feeding की इन babies को बहुत जरूरत पड़ती है क्योंकि they are small, इसलिए adequate nutrition उनको मिलना चाहिए. So preterm infants में क्या होता है? They have inability to coordinate suck, swallow and breathing. क्योंकि जब बच्चा सक करता है, ब्रेस्ट में सक करने लगता है तो उसको स्वॉलो भी करना है, फिर उसके साथ ब्रीदिंग भी करना है. तो बच्चा छोटा होने के कारण ये चीजें एक ही साथ नहीं कर पाता है. और उनकी जो गट रहती है, इंटेस्टाइन रहती है, वो भी थोड़ी इमैच्योर रहती है, उसमें भी मूवमेंट जल्दी नहीं होती है और हो सकता है कि साथ में और भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई सिस्टमैटिक इलनेस हो. अगर बच्चा छोटा है लेकिन फुल टर्म है, ओके, वो बच्चा भी सफर फ्रॉम पुअर अटैचमेंट एंड सकलिंग एफर्ट्स एंड ब्रेस्ट, उस बच्चे को भी तकलीफ हो सकती है, पुअर स्वॉलोइंग हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है. इसीलिए असिस्टेड फीडिंग टेक्निक में डिफर अकॉर्डिंग टू द वेट एंड एज ऑफ द बेबी. तो बच्चे के वेट के ऊपर और बच्चे के कंडीशन के ऊपर ये सब देख के हमको देखना है कि किस टाइप का असिस्टेड फीडिंग की इस बच्चे को जरूरत है. एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट फीडिंग, जो बच्चा नहीं ले पाता है, सो अनेबल टू फीड डायरेक्टली ऑन ब्रेस्ट कैन बी गिवन एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क बाय कटोरी, स्पून और पलाडा. पलाडा वेरी इजी, डायरेक्टली मदर जो है वो मिल्क को स्क्वीज कर सकती है और या तो फिर ओरल गैस्ट्रिक या नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से भी दे सकते हैं. नाउ ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करने की जरूरत नीड कब है? टू मेंटेन द मिल्क प्रोडक्शन, बहुत जरूरी है. अगर बच्चा लैच नहीं कर रहा है फिर भी एक्सप्रेस करना है, क्योंकि जितना मदर एक्सप्रेस करेगी उतना मिल्क आता रहेगा. अगर नहीं किया
तो स्टिमुलस नहीं है, फिर ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट भी हो सकता है. Okay, so to maintain the milk production for feeding the baby who is premature or low birth weight or sick and cannot breastfeed, breast milk expression करना बहुत जरूरी है. अब वर्किंग मदर्स तो बहुत कॉमन फीचर है हमारे देश में, तो who plan to return to work can express the milk in advance and store it for exclusively breastfeed babies. So मदर जो है वो अगर काम के लिए जा रही है, वो बच्चे को फीड करने के बाद में एक्सप्रेस करके घर में भी रखकर जा सकती है. अगर उसको बाहर रखा है तो रूम टेम्परेचर पर 6 घंटे एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क बाहर रखा जा सकता है. और आप सब लोगों को मालूम है कि जो ब्रेस्ट मिल्क है जो सून आफ्टर डिलीवरी आता है, जिसको हम कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जो एंटीबॉडीज रहती है वो बच्चे को मिलना ही चाहिए. पहले ही बच्चा लो बर्थ वेट है और बच्चे को अगर एंटीबॉडीज मिलेगी तो आगे जाकर बच्चे को इन्फेक्शंस नहीं होंगे. ओके, और मैंने बताया कि एंगॉजमेंट भी नहीं होना चाहिए, इसलिए भी ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करना है. सो कटोरी या स्पून से या पलाड़ा से फीडिंग कर सकते हैं. ओके, और वो देखा है कि ये बहुत सेफ है. एंड इफ द बेबी डज नॉट एक्चुअली एक्सेप्ट एंड सॉलो द फीड, ट्राई जेंटल स्टिमुलेशन. ये बच्चे जो है ना, ये छोटे रहते हैं, वीक रहते हैं, वो सो जा सकते हैं, तो उनको ना थोड़ा थोड़ा बीच में स्टिमुलेट करना पड़ता है, जैसे कि कान के पास जाके थोड़ा सा दबाया या थोड़ा टिकल किया ताकि उनको उठाए. लेकिन एवरी 2 आवर्स उनको फीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या देना है, व्हाट टू फीड न्यूबॉर्न्स विथ स्मॉल साइज? द बेस्ट चॉइस इज मदर्स मिल्क, नो डाउट अबाउट दैट. सो इवन there are milk banks now. So express donor milk from other lactating mother is the second choice. Formula milk, एनिमल मिल्क शुड बी द लास्ट चॉइस. हमारे यहाँ पे है कि अरे गैया का दूध है ना, वो सबसे बेस्ट रहेगा, वही देंगे करके. पहले जमाने में फॉर्मूला नहीं मिलता था तो देते थे, लेकिन हमारे पास में अभी फॉर्मूलाज आए हैं कि जो बच्चे को अगर ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिल रहा है तो देने के लिए, क्योंकि उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन रहता है. बट देयर इज नो प्लेस फॉर बॉटल फीडिंग इन द केयर ऑफ इन्फेंट्स. ये सबको ध्यान से सुनना है. और अगर बहुत ही छोटा बेबी है कि लेस देन 28 वीक्स है, वेट भी 1200 ग्राम से कम है, तो उस बच्चे को तो आईवी फ्लूइड्स ही देना पड़ेगा. सो मेथड्स ऑफ गिविंग फीड टू न्यूबॉर्न विथ स्मॉल साइज एट बर्थ. बेबी मोर देन 34 वीक्स, yes, you have to initiate breastfeeding. Observe if positioning and attachments are good. Baby should latch the breast properly. और इफेक्टिवली सक करना है क्या, लॉन्ग इनफ करता है कि नहीं, 10 to 15 मिनट्स करना है ताकि इनफ उसको मिल्क मिलेगा. एंड कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग. अगर और छोटा है 32 to 34 है तो, और अगर लैच नहीं कर पा रहा है तो स्टार्ट द फीड बाय स्पून और पलाड़ा. अगर फिर से ऑब्जर्व कीजिए कि वेदर द बेबी इज एक्सेप्टिंग और वेदर द बेबी इज स्पिलिंग, मुंह से बाहर आता रहता है या फिर कॉफ कर रहा है, और वेदर द बेबी इज एबल टू एक्सेप्ट द एडिक्वेट अमाउंट. ओके, देखना है हमको कि अगर बहुत ही जस्ट न्यू बॉर्न है तो आपको, अगर आप उस बच्चे को दे रहे हैं तो एट ए टाइम मे बी आप एक 20 ml या 30 ml दे सकते हैं और कंटिन्यू दिस मेथड. बच्चा और भी छोटा है, 31 वीक से कम है, तो मे बी आपको ओरल गैस्ट्रिक ट्यूब से देना पड़ेगा. फिर भी बच्चे को वॉमिटिंग हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है, क्योंकि कभी कभी एयर चली जाती है. और एब्डोमिनल गर्थ देखना है बच्चे का कि ज्यादा हो रहा है क्या, वेदर इट इज इंक्रीजिंग बाय 2 सेंटीमीटर. नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं है, तो कंटिन्यू ओरल गैस्ट्रिक ट्यूब्स. बच्चा बहुत छोटा है, जैसे मैंने बताया, लेस देन 28 वीक्स, लेस देन 1200 ग्राम्स, IV ओनली इज द सॉल्यूशन. एंड यू विल हैव टू रेफर द बेबी टू हायर सेंटर और द फीटल जो भी केयर करते हैं, नियोनेटल केयर, जहां पे प्रीनेटल थेरेपी, इफ द बेबी रिक्वायर्स सम अदर प्रीनेटल थेरेपी. नाउ हाउ टू प्रिवेंट इन्फेक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए. They are at high risk for infection and sepsis. So follow the infection prevention practices and look for signs of sepsis. So बच्चे में भी signs of sepsis आ सकते हैं. Before delivery, appropriately manage the maternal infection and use prophylaxis whenever needed. Like we thought of using erythromycin if there is PPROM. और अगर कोरियोअम्नियानाइटिस है तो प्रोटोकॉल अलग रहेगा, हायर एंटीबायोटिक्स देना पड़ेंगे. यूज ऑफ पार्टोग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है. आप सब लोगों ने तो सीख ही लिया है, उसको जरूर फॉलो कीजिए. क्योंकि क्या है कि प्रोलॉन्ग लेबर नहीं होना चाहिए. लीकिंग है, पता ही नहीं, छोड़ दिया तो कैसे होगा, तो इन्फेक्शन होने ही वाला है. डू नॉट डू अननेसेसरी PV एग्जामिनेशन. पेशेंट अगर एक्टिव लेबर में नहीं है तो बार बार PV करने की जरूरत नहीं है. और आप सब लोगों ने डिलीवरी रूम में 6 क्लींस सीखे ही है, वो 6 क्लींस को थरोली
फॉलो करना ही है। वो बहुत सिंपल लगता है हम लोगों को, लेकिन बहुत जरूरी है। आफ्टर बर्थ, अवॉइड अननेसेसरी इंटरवेंशंस फॉर द बेबी सच एज रूटीन सक्शनिंग, ट्यूब डालकर फ्रॉम नोज फ्रॉम माउथ, नो नीड टू डू सक्शन। परफॉर्म हैंड हाइजीन एवरी टाइम बिफोर हैंडलिंग द बेबी। अभी तो किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, कोविड-19 टाइम चल रहा है, हर एक को इतनी आदत हो गई है कि अभी हम कुछ भी करेंगे तो वी विल वॉश अवर हैंड्स। ओके, सो वो तो है ही, लेकिन उसको हैंडलिंग द प्रीटर्म बेबी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और फ्रीक्वेंटली हैंडल करने की भी जरूरत नहीं है। ऑलवेज फैसिलिटेट अर्ली एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, एंश्योर ड्राई कॉर्ड केयर, अवॉइड केएमसी विथ इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई आता है घर का दूसरा आदमी आकर मैं कंगारू मदर केयर देना चाहता हूं, नहीं, भी नहीं, क्योंकि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्टफुल मैटरनल केयर, मैटरनल एंड मदर बेबी केयर, उसमें हम अटेंडर को अलाउ करते हैं, लेकिन वहां पे क्राइटेरियाज है कि किस अटेंडर को अलाउ किया जाए, तो वो हमको देखना है। सो व्हाट आर द, इसमें अभी हमारे की मैसेजेस क्या है? प्रीटर्म बर्थ इज अ लीडिंग कॉज ऑफ न्यूनेटल डेथ्स। Mortality due to preterm birth can be prevented by giving preterm birth care and interventions. जैसे कि हमने पीरियड ऑफ जेस्टेशन मालूम किया, लेस देन 32 वीक्स है, मैक्स हेल्प देना ही है, लीकिंग है, इरिथ्रोमाइसिन देना है, लेस देन 34 वीक्स है, डेक्सामेथासोन देना ही है, और पीपीआर में है, एंटीबायोटिक्स देना है। इंपॉर्टेंट मैटरनल इंटरवेंशंस फॉर थ्रेटन प्रीटर्म बर्थ, दैट इज जैसे मैंने बताया, यूज ऑफ एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, less than 32 weeks magnesium sulfate for neuro protection, antibiotics and tocolysis. tocolysis यानी जो हमने टैबलेट नेफेडिपिन के बारे में बात की, वो हम ब्लड प्रेशर के लिए भी देते हैं। आप सोचते होंगे कि यहाँ पर तो इसका एक्शन ये भी है कि ये मसल रिलैक्स करता है, तो यूट्रस का मसल भी इसके कारण रिलैक्स हो सकता है, इसी के कारण उसका टोकोलाइसिस इफेक्ट भी होता है, और ये सब करेंगे ताकि लेबर थोड़ा आगे जाए। थैंक यू, सॉरी। Accurate estimation of gestational age is very important. 32 है, 34 है, 36 है, and important newborn interventions, you have to be ready with newborn resuscitation. आपका जो न्यूबॉर्न रिससिटेशन केयर है, आपने प्रीवियस मॉड्यूल में सीख लिया है कि आपका कॉर्नर कैसे रेडी रहना चाहिए, थर्मल केयर, आप जब डिलीवरी होते हैं आपके साथ तो टॉवल रहना चाहिए जो पहले ही प्री वार्म्ड है, ताकि आप बच्चे को रिसीव कर रहे हैं तो वार्म टॉवल में ही रिसीव कर रहे हैं, फीडिंग सपोर्ट है या नहीं, इन्फेक्शन ट्रीटमेंट को भी देखना है, और सेफ ऑक्सीजन यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन बच्चों को जैसे मैंने बताया कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, कभी कभी एस्फिक्सिया भी रह सकता है बर्थ के टाइम, तो सेफ ऑक्सीजन यूज की भी जरूरत पड़ती है। तो डियर फ्रेंड्स, ओके, आई थिंक आप लोगों ने तो एंजॉय किया ही होगा और सुना ही होगा, लेकिन मैंने तो सच में बहुत एंजॉय किया। मैं तो ऐसे ही सोच रही थी कि डॉक्टर प्रीति जी की कृपा से मेरे आगे 2000 पैरामेडिक्स बैठे हुए हैं, और मैं मेरी तरफ से जो भी थोड़ा कुछ मैं अगर आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ ताकि हम लोग हमारी सोसाइटी को हेल्प कर सके, आज मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट हियरिंग। और मैं अभी डॉक्टर अर्चना जी को बोलूंगी कि आप आगे आ जाइए और क्वेश्चंस के बारे में बात कीजिए। सॉरी। थैंक यू शीला मैडम। सबसे पहले इतनी सरल हिंदी में इतनी जो कठिन समस्या है प्रीटर्म लेबर की, आपने इतने अच्छे से समझाया। मुझे सुनने में जितना मजा आया, मुझे लगता है वो 2000 या 2000 से ज्यादा लोग जो बेनिफिट हो रहे हैं, डेफिनेटली आज बहुत कुछ सीखा हमने आपसे। तो जो मैडम ने सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, उस पे बेस्ड ये 2 क्वेश्चंस जिसको मैडम ने बहुत अच्छे से हाईलाइट किया। व्हाट इज कैंगरू मदर केयर, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज व्हेन एंड हाउ टू गिव डेक्सामेथासोन इन एएनसी। हाँ, हम बेटनेसोल देते हैं जैसे कि मैडम ने बताया, बट हमारा क्वेश्चन है कि डेक्सामेथासोन का क्या डोज है और कब देना चाहिए। ये 2 क्वेश्चंस के लिए फास्टेस्ट फिंगर, फर्स्ट 3 लोग जो सबसे पहले आते जाएंगे, मुझे पता है बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड करते हैं आप लोग, हम लोग को बहुत मजा आता है, और इसीलिए हमने ये 5 नाम सेलेक्ट किए जिन पे आप कर सके, ताकि आपके क्वेश्चंस हमने से हर कोई अटेंड कर सके। डॉक्टर अनीता सिंह जी का नंबर है, डॉक्टर विनीता अवस्थी, डॉक्टर प्रीति कुमार मैडम जिनके गाइडेंस में सब हो रहा है, डॉक्टर दिनेश सिंह, डॉक्टर निवेदिता दत्ता, डॉक्टर मीरा
मैडम इन सबके नंबर्स को नोट करिए और फटाफट आंसर करने में लग जाइए। जैसा कि आपने देखा पिछली बार लोगों को आंसर्स में हम लोग को फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर्स आपने देखे, लेकिन लिखने के पहले एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा कि आप कहाँ से लिख रहे हैं। पहले तो आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और आपके हॉस्पिटल का नाम लिखना ना भूलिए। साथ में आप किस जगह के हैं, जैसे यूपी के हैं तो यूपी लिखिए, साउथ से हैं, बैंगलोर से हैं, केरला से हैं, गुजरात से हैं, राजस्थान से हैं, तो अपने स्टेट का नाम भी, सिटी का नाम भी जरूर लिखें ताकि हमें डिसीजन लेने में इजी हो कि आप कहाँ से हैं। बहुत अच्छा लगा शीला मैडम आपके इस उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। मैं सारे तो नहीं ले रही, लेकिन हाँ एक दो क्वेश्चंस की लिबर्टी आपके पास ले रही हूँ दोबारा जो आपसे पूछना चाहूंगी। जो कई लोगों ने पूछा कि हाउ टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया। आई थिंक हाइपोथर्मिया या बच्चे को गर्म रखना कितना जरूरी है। ओवर टू शीला मैडम के जो कुछ क्रिस्प पॉइंट्स हमें फिर से हाईलाइट करके देंगे। कि जैसे कि मैंने बताया कि आपको प्रीटर्म बर्थ के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो पहली बात यह होती है कि जैसे ही डिलीवरी होती है हम बच्चे को नियोनेटल जो कॉर्नर रहता है वहां पर लेकर जाएंगे। मैंने पहले ही बताया कि आपके पास 2 प्री वार्म्ड क्लीन टॉवल्स रहना चाहिए। ओके, तो उसमें रैप करके आप बच्चे को कॉर्नर पर लेकर जाएंगे। और ये बहुत जरूरी है कि बच्चे का हेड है जो कवर्ड रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे का हेड जो है उसका सरफेस एरिया ज्यादा रहता है और वहां से ना जल्दी जो अगर रूम टेम्परेचर कम है तो वो जल्दी एब्सॉर्ब हो सकता है। तो ये देखना है कि बच्चे का जो हेड एरिया जो है उसको, और अगर आपके पास वार्मर है तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि आपने पहले उसको प्री हीट करके रख दिया है। तो आप बच्चे को जहां पे रिसीव कर रहे हैं वहां पे आप बच्चे को आप कॉर्ड कट करेंगे या क्लीन करेंगे, जो भी आपको 6 क्लीन्स आपको फॉलो करना है वो आप करेंगे। और उसके बाद में आप बच्चे का कंडीशन देखकर डिसाइड करना है कि बच्चे को आप माँ के पास शिफ्ट कर सकते हैं या बच्चे को आपको कहीं जैसे कि NICU में रखना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा। अगर इस बच्चे को अगर आप माँ के पास देना चाहते हैं तो माँ को भी आपको बताना पड़ेगा कि बच्चे को वार्मथ रखना पड़ेगा, उनके पास प्रॉपर क्लोथिंग रहना चाहिए। आजकल तो सभी लोग प्रिपेयर्ड ही आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके बच्चे को कवर करके रखा जाए। तो हमारी ड्यूटी जब हमने उसको डिलीवरी किया, नियोनेटल यूनिट कॉर्नर तक लेकर गए और माँ को देने तक, तभी भी हाइपोथर्मिया हो सकता है, या तो फिर हम जब ट्रांसफर कर रहे हैं। और बहुत अगर बच्चा छोटा है, कभी कभी तो NICU की एम्बुलेंस आ जाती है, नहीं है तो एक बहुत बड़ा कॉटन का रोल ले लीजिए। बड़ा कॉटन का रोल लेकर बच्चे का हेड जो है उसको कवर कर दीजिए वो कॉटन से, और पूरे बॉडी का कवर करके फिर वो जो आपके पास जो क्लीन क्लॉथ है उसके ऊपर फिर उसको लगाइए। तो हमारे पास जो कॉटन रहता है वो ही बहुत है वार्मथ मेंटेन करने के लिए। थैंक यू मैडम, ये बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। एक और छोटा सा क्वेश्चन है मैडम, व्हेन टू गिव मैक्स सल्फेट और हाउ, कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए? जैसे कि 4 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो मदर को इंट्रामस्क्यूलरली दिया जाता है, ये जो न्यूरो प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है। तो वो एवरी 6 आवरली हम माँ को एक 4 डोसेजेस दे सकते हैं ताकि बच्चे को न्यूरो प्रोटेक्शन मिले। ये जरूरी नहीं कि पेशेंट को अगर उसको प्री क्लैम्शिया है तो बात अलग है, वो तो फिर उसको टोटल डोज ही चला जाएगा। लेकिन ये देना है जब व्हेन द पीरियड ऑफ जेस्टेशन इज लेस देन 32 वीक्स, ये बात ध्यान में रखना है। जी जी श्योर मैडम, थैंक यू मैडम। और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि इतने अच्छे से सेशन को मैंने जिस तरह से एंजॉय किया, अटेंड किया, सभी ने बहुत अच्छी जानकारी है, रिवीजन जैसा भी हो गया। और हमारी आपने सच बोला अर्चना जी, ये जो सिंपल बातें रहती है ना, जब हम बातें करते हैं ना हमको तो लगता है, लेकिन ये जो छोटी बातें रहती है ना, ये हम भी सीख जाते हैं और हमारा भी रीओरिएंटेशन होते रहना है। प्रीति जी को सच में थैंक्स बोलना चाहिए अगेन एंड अगेन। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। आप सब लोग आज सुन रहे होंगे, मैं मेरे तरफ से मैं बहुत इतनी खुश हूँ इस प्रोग्राम के बारे में। और आई रियली वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द होल टीम, योर होल टीम प्रीति जी, कि जो आप लोग इतना प्रॉम्प्टली कर रहे हैं। लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और आपने इतना फायदा उठाया उसका कि हम पैरामेडिक्स को ट्रेन कर रहे हैं। अरे SDG तो बस आ ही जाएगा प्रीति जी, अभी आपने जो इतना कष्ट उठाया है, मैं तो बहुत खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल सही शीला मैम, आई थिंक पैशनेट प्रीति मैडम हमारी नहीं हो, जो परसिवरेंट रहती है कि नहीं हमें करना ही है ये चीज, दैट सोल ऑफ वर्किंग ड्राइव्स अस ऑल। सो ये क्वेश्चंस पे फिर से एक बार ध्यान दीजिए, जल्दी से रेस्पॉन्ड करिए।
what is kangaroo mother care and when and how to give dexamethasone. See, Anita madam, Vinita madam, Preeti madam, Dinesh sir, Niveta Datta madam and Meera madam are waiting for you. These are the numbers for you. चलिए जल्दी से शुरू हो जाइए और आज का सेशन एंड करने के लिए प्रीति जी को रिक्वेस्ट करूंगी. वी आर थैंक स्पेशली मैं तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूंगी प्रीति मैडम, टीम, अल्पेश गांधी सर, शीला मैडम, जयदीप मैडम कि मैं आज आप सब लोग के बीच में इतना लाइव होकर के इतनी सारी चीजों को रिवाइज किया. बहुत मजा आया. हमको तो जैसे लग रहा है कि हम करोड़पति कौन बनेगा करोड़पति में. थैंक यू सो मच शीला माने मैडम एंड अर्चना. मैं आपको बता दूं कि आज भी संख्या में कोई कमी नहीं है. उसी हिसाब से आज भी हमारे साथ पैरामेडिकल स्टाफ जुड़ा है. सबसे पहले उनको धन्यवाद. और जहां तक रही टीम की बात, आप सभी लोग इस टीम का हिस्सा हैं. डॉक्टर शीला मैडम, आपके नेतृत्व में ये प्रोग्राम चल रहा है और ये आपका बड़प्पन है कि आप मुझे बधाई दे रही हैं. तो ये सब अर्चना भी इस टीम का पार्ट है और जितने भी टीम के मेंबर्स हैं, ये 5 नाम. आई वुड लाइक टू आल्सो थैंक डॉक्टर अल्पेश जी, ओके, और फॉक्सी, यू नो कि फॉक्सी की कमिटीज को इतना जो उत्तेजन मिलता है और जो स्फूर्ति मिलती है, क्योंकि लीडर्स भी हमको बहुत सपोर्ट करते हैं और इंस्पायर करते रहते हैं. तो ये बहुत अच्छी आपने बात बोली. और एक बार मैं फिर बता दूं कि आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब रजिस्टर करते हैं तो ऐसा मत सोचिए कि आपने रजिस्टर कर लिया, लॉग इन कर लिया, लॉग आउट कर लिया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा. ये बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि ये 1 घंटे का प्रोग्राम होता है एवरी वेडनेसडे सैटरडे. सिर्फ 2 प्रोग्राम और बचे हैं. इसके बाद आप लॉग इन करिए तो स्टे करिए क्योंकि मेरे पास कॉल रिकॉर्ड रहता है. सर्टिफिकेट मैं उन्हीं लोगों को दे पाऊंगी जिन्होंने पूरे समय में ये प्रोग्राम सुना है. एटलीस्ट 40 मिनट्स 30 मिनट्स लॉग इन जरूर करें. 15 मिनट अगर लॉग इन करके आप लॉग आउट हो जाते हैं तो वो सर्टिफिकेट की दावेदारी नहीं रख पाएंगे. तो आप लोग को एक बार मैं फिर बता दूं, जब आप जवाब दीजिए तो जैसा अर्चना ने बताया, आप अपना नाम लिखिए, नंबर लिखिए, किस जगह से हैं ये लिखिए और फोन नंबर जरूर मेंशन करिए. और एक बार मैं फिर उन लोगों का मैं एक जी मैडम बस ये बता दूं कि जो पिछली बार के विनर्स है, मैं उनका नाम एक बार फिर लेना चाहती हूँ. रोशनी गजभाई, अष्टविनायक हॉस्पिटल बांद्रा मुंबई. इनका जवाब सबसे पहले आया था और सही आया था जो पिछले बार का मॉड्यूल था. इनका फोन नंबर है 8459630174. बहुत बहुत बधाई आपको और आपका सर्टिफिकेट इस प्रोग्राम के एंड में मिलेगा. रूबी वर्मा फतेहपुर से 6392389428. जो तीसरा नाम है वो सजुद्दीन अंसारी, पार्क क्लिनिक धनबाद से हैं. 9835162033. आप लोग इसी तरह से जुड़े रहिए क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है और हम सब जो इतना टाइम दे रहे हैं वो आपको सिखाने के लिए दे रहे हैं. जहां तक रही जवाब की, अर्चना जो कह रही थी कि जल्दी से उठाइए, ऑलरेडी बहुत सारे मेरे फोन, मुझे लगता नहीं कि मेरा फोन इस प्रोग्राम के बाद बचेगा. ज्यादा तादाद में नंबर्स आते हैं, क्लिक करते हैं और उनको फिर पढ़ते हैं हम लोग और जो सही पहले जवाब होते हैं उनको हम लोग पिकअप कर लेते हैं और उनका जवाब घोषित कर देते हैं. तो शीला जी, आप कुछ कहना चाह रही थी इस प्रोग्राम के बारे में? नहीं, मैं वही वो एक ऐड करना चाहूंगी मैक्सल के बारे में कि अगर आइडियल डोज है जो आईवी बताया जाता है, लेकिन अगर आईवी देना है तो मैं ये बात बताना चाहूंगी कि इसके बारे में आपको तो कोई सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आईवी 4 ग्राम डाइल्यूट करके ओवर 20 मिनट्स दे सकते हैं, जैसे कि हम क्लैम्पशिया के लिए भी देते हैं, लेकिन बहुत सतर्क रहना पड़ेगा. और उसके बाद में अगर कंटिन्यू करना है कि जो हम 1 ग्राम जो रहता है पर अवर, यानी कि उसका आईवी ड्रिप में डालकर देना पड़ता है, लेकिन उसके लिए जो है कि पेशेंट्स को हमेशा हम एचडीओ में रखते हैं और मैनेज करते हैं, तो हायर सेंटर में ही इसको किया जा सकता है, क्योंकि पेशेंट को जब मैग्नीशियम देते रहते हैं तो उसको अच्छे से मॉनिटर करना पड़ता है, तो वो रहता है. तो मॉनिटरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. थैंक यू शीला जी. और मैं एक बार फिर धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे इस प्रोग्राम के कन्वीनर्स जिन्होंने इसको प्रचार प्रसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसमें हमारी सबसे सीनियर है डॉक्टर सर्वेश्वरी नौटियाल जी. बहुत सीनियर मेंबर है, लेकिन उनका भी एक मिशन है कि आप सबको ट्रेन करें. तो अपना काम छोड़ के उन्होंने ये बहुत जगह, कई मेडिकल कॉलेजेस में ये फ्लायर पहुंचाया है कि आप जुड़ पाए.
दूसरी हमारी कन्वीनर डॉक्टर संगीता आर्या जी हैं, जो बांदा की हेड हैं ऑब्स एंड गायनी की। आप सोचिए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आप तक पहुंचना चाहता है, आपको सिखाना चाहता है अपना सब काम छोड़ के। तो इस प्रोग्राम की महत्ता को समझिए और टाइम से जुड़िए, और अपने सभी फ्रेंड्स को बोलिए कि एटलीस्ट जो और भी 2 मॉड्यूल्स बचे हैं उसको जरूर सुने। और तीसरी जो हमारी कन्वीनर है वो लीना जी हैं, डॉक्टर लीना, बहुत सीनियर गायनाकोलॉजिस्ट हैं, पास्ट प्रेसिडेंट है मुरादाबाद ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी की। और आप ये देखिए कि कितने बड़े से लेके कितना छोटे शहर तक सारे लोग आप तक पहुंचना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, आप तक रूबरू होना चाहते हैं और आपको क्लिनिकल प्रैक्टिसेस जो एविडेंस बेस्ड है सिखाना चाहते हैं। ये एक छोटा सा ट्रायल था जो मैंने किया। मैं कोशिश करूंगी कि इस तरह के प्रोग्राम आपके साथ और करूं और आप तक पहुंचूं। कोरोना ना होता तो शायद स्किल स्टेशंस भी आपके साथ हैंड्स ऑन करती, लेकिन अभी कोरोना का समय कभी तो कभी बीतेगा और उसके बाद हम आपके पास फिर आएंगे और उस बार आपको हैंड्स ऑन सिखाएंगे, आपको हाथ पकड़ के सिखाएंगे और आपको सही दिशा में मार्गदर्शन देंगे। तो एक बार फिर जुड़े रहिए। थैंक यू अर्चना, थैंक यू शीला माने जी, थैंक यू डॉक्टर जयदीप एंड अल्पेश जी, हमारे वीपी सर डॉक्टर अतुल गनात्रा जी जो और डॉक्टर जयदीप टैंग जी जिन्होंने इस प्रोग्राम को प्रोत्साहन दिया और हमको ये परमिशन दी कि प्रोग्राम कर पाए। स्पेशल थैंक्स टू जपाइगो हमारा टेक्निकल पार्टनर है, सारी प्रेजेंटेशंस और हर तरह से जो मदद करता है, और एबट इंडिया जिन्होंने इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर और हम लोग की मदद के लिए। तो एक बार फिर जुड़े रहिए, अगली बार हम फिर मिलेंगे 1 तारीख को, जहां हम बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड शीला जी, आप एक नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए, इसको मूव कर दीजिए आगे। नेक्स्ट स्लाइड। हम बात करेंगे काउंसलिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पोस्टपार्टम पीरियड इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। तो आपको इस बार डॉक्टर निवेदिता दत्ता, जो बहुत सारे पैरामेडिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ी हैं, झारखंड से हैं, ये जुड़ेंगी और ये आपको बताएंगी कि आप डिलीवरी के बाद माँ को कैसे काउंसिल करें, क्या क्या चीजें उनको बताएं, क्या क्या वार्निंग साइंस होते हैं वो कैसे बताएं, और फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, क्योंकि ये माँ तुरंत फिर प्रेग्नेंट हो सकती है। तो इसके लिए आप जुड़िए नेक्स्ट वेबिनार में, जो हमारा 1 तारीख को होगा, वेडनेसडे होगा। लिंक यही रहेगा, मैं बार बार बताती हूँ, लिंक आप लोग मांगने की कोशिश मत करिए। अगर ये सेम टाइटल लिखा है, ये चेंज हो जाता है, जिस दिन वेबिनार होता है उसके 1 दिन पहले चेंज हो जाता है, लेकिन लिंक यही रहता है। इसी को क्लिक करिए, जिस दिन है वेबिनार उसी दिन रजिस्टर करिए और उसी दिन आप रजिस्टर होकर लॉग इन कर सकते हैं। सेम लिंक रहेगा हर बार जो हमारे 2 वेबिनार्स बचे हैं। उसके बाद लास्ट हमारा वेबिनार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा सर देंगे। वो आगरा के बहुत सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, हमारे पास प्रेसिडेंट है फॉक्सी के। तो 2 ये लास्ट वाले वेबिनार्स भी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों से बोलिए, अगर छूट गया हो तो इस बार फिर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। वी विल मीट अगेन नेक्स्ट वेडनेसडे एट 3 PM। थैंक यू।